तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बता चुका हूँ। उन पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके गेट फिजिक्स के पेपर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गेट फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन की बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है और बहुत एडवांस भी क्वेश्चन है, अगर समझने वाला चाहिए बस। देखिए, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है। बेसिक क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं, एडवांस भी बोल सकते हैं। कैसे? तो अभी देखिएगा। इसको पता है क्या किया गया है? बेसिक क्वेश्चन को ही एडवांस बनाया गया है, बस आपके लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। देखिए, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं अपना जो रिलेशन है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या दिख रहा है? देखिए 1s2 2s2 2p2 3d1, ये लास्ट स्टेट डी स्टेट है यहां पे। ठीक है, डी स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे बच रहा है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है डीजेनरेसी ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब जो भी नाइट्रोजन एटम है तो हमें उसका जो भी एक्साइटेड स्टेट है, जो भी उसका डीजेनरेसी है, वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपके पास जो डीजेनरेसी होती है, इसके लिए अगर बात करिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कितना होता है गाइस? आपको फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया है, 2l+1। डीजेनरेसी का मतलब वही है कि वहां पे मैक्सिमम कितने टोटल स्टेट हो सकते हैं, कितने वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जितने भी स्टेट होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन तो आपके होंगे ना, क्योंकि आपको भी पता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक भी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, मतलब 10 स्टेट वहां पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये उस वे में बात कर रहा है। तो आपका डी है, तो आप वैसे ही समझ चुके हो कि भाई आपका 10 होता ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि भाई आपका एस पी डी, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, बस। तो करना क्या है इसमें, है ना? ये 12th लेवल पे भी ये चीज बताई जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया गया है इस क्वेश्चन को। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इस मेथड के थ्रू। तो आप ये जो डी है, यहां से आपका एल इजकल कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है गैस। तो 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 2 + 1, ये 5 × 10। बी करेक्ट है आपका। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा झंझट होने वाली है नहीं। इजी सा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको बताया था रमन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे थे, उसमें आपको जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन्स, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, पोजीशन सब आपको मैंने बता रखा था गैस। और आपके पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो स्पेसिंग वहाँ पे हो रही है, हाँ, बात कर चुके हैं हम। उम्मीद है आपको ध्यान हो। देखिए क्या है, स्पेसिंग है आपके पास जो 20 सेंटीमीटर इनवर्स, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्टोक लाइन इन द रोटेशनल इज रमन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके पास स्पेसिंग होती है वो आपकी 2b से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, स्पेसिंग जो आपकी होती है, सबके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2b। तो 2b को कितना दे रखा गया यहाँ पे? तो यहाँ पे b इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद अगर हम पोजीशन की बात करते हैं फर्स्ट स्टोक लाइन का रमन स्पेक्ट्रम में, तो कितना होता है ध्यान रखिए, या फिर यहीं पे इतना क्यों लिखे, कितना होता है गैस यहाँ पे? द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोक लाइन इन द रमन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज
6b होता है गैस इसका। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको 6b की वैल्यू निकालें, तो 6 इंटू आपका, बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, देख लीजिएगा ज़रूर, ये 9वें 10वें लेक्चर ऐसा ही कुछ हमने देखा था इसको। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। तो एक तरह से क्वेश्चन देखा जाए ये बहुत इजी वाली कैटेगरी के क्वेश्चन है गैस, लेकिन है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको 5-5 नंबर मिल सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, ऐसे टॉपिक पे टाइम लगाओ, इनको जितना बढ़िया से कवर कर सकते हो बहुत फायदा होगा। मेहनत कम लेकिन आउटपुट उतना ही। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा अपने एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि मेहनत कम हो और आउटपुट आपका ज़्यादा मिले, 5 नंबर मिलने हैं भाई। ठीक है, तो उसी में बात करने पे ज़्यादा फायदा होगा आपको। सेम क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे फिर से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। जैसे एक चीज तो ये ध्यान है ना, सेंटीमीटर इनवर्स जो भी पोजीशन है, ये वेव नंबर की ही बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। ठीक, तो वेव नंबर से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। द फर्स्ट स्टोक्स लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एट 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स कंसिडरिंग द रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन। तो रोटेशनल कांस्टेंट मतलब कि बी की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सिंपल सा फंडा है यार, शुरुआत आपको 6b से कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्ट्रोक लाइन होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में, वो आपका 6b इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, हमें वहां से बस b निकालना है। तो बस 12.96 में 6 से डिवाइड ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है। देखो क्वेश्चन इसे बोलते हैं, मतलब जब भी पेपर में आया था जिसने भी इस क्वेश्चन को कर दिया, समझो कि बिना मेहनत के उसने नंबर पा लिए। कितना आ जाएगा आपके पास ये, सी इसका भी करेक्ट है। तो ये गेट 2014 का क्वेश्चन है एक। इसमें हमें क्या ही करनी है, अब आप ही बताइए क्या करना है। कुछ सोचना है इसमें, कुछ भी नहीं सोचो। उस टाइम पे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आजकल के टाइम ऐसा इतना सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए ना, पहले के जो सिलेबस होते थे, जो एक तरह से बोला जा सकता है एजुकेशन सिस्टम की भी बात कर सकते हैं, उस टाइम पे एग्जामिनर को पता होता था कि इतना लेवल का भी कोई पढ़ने वाला नहीं। लेकिन आज के लेवल पे, आज के टाइम पे ये सब टॉपिक बहुत आसान हो चुके हैं, क्योंकि आपको भर भर के वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती है इससे रिलेटेड। पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए कोई चीज़ टफ होती थी। अब है कि सबको पता है, तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं जल्दी। क्योंकि इतना आसान पेपर नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट, तो ये आपका 3 ही हो सकता है गैस। क्योंकि आप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टेट है आपका, ये सिंगलेट ट्रांजिशन ही यहाँ पे फिलहाल हो रहा है। ठीक है ना, दिस इज सिंगलेट ट्रांजिशन। अब ये जो एक सिंगलेट ट्रांजिशन आपका जाता है, ये एक सिंगल लाइन आपकी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 3 आपके कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें नॉर्मल जीमान स्प्लिटिंग की बात करें, तो नॉर्मल जीमान कंपोनेंट आपके पास 3 ही हो सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। जी देखिए, आपका गेट 2015 का क्वेश्चन है।
In a rigid rotator of mass m, if the energy of the first excited state is 1 mega millielectron volt है guys, then the fourth excited state energy in MeV millielectron volt. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है guys यहाँ पे. ओके हम्म देखिए हमारे पास जो एनर्जी होता है जैसा कि हम जान चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है यहाँ पे जे जी प्लस वन. यहाँ पे जो आपके पास जे की वैल्यू होती है वो आपकी ज़ीरो ऐसे होती है. ठीक है ऐसा है. हमारे पास एक आपका जो स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है गाइस यहाँ पे. तो ये जो जीरो है ग्राउंड स्टेट, वन आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, टू आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थ्री आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट और आपका फोर जो है वो आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. ठीक है तो मुझे दो स्टेट के बारे में बात करनी है, एक आपका फर्स्ट वाला और एक आपका फोर्थ वाला. तो एक बार जे की जगह पे आपको वन रखना और एक बार आपको जे की जगह पे फोर रखना, बस दैट्स इट. तो देखिए यहाँ पे ये कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें दे रखा है गाइस, तो हम इसका सिंपल सा फंडा है, इसमें E2 अपॉन में E1 वाला रिलेशन फॉलो करेंगे. ठीक है ना, जिससे कि ये आप E2 भी ना बोलिए, इसको आप क्या बोलिए ना, इसको E4 बोलिए. ठीक है ये आपका J4 J4 प्लस वन डिवाइडेड बाई J1 J1 प्लस वन. इससे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि देखो यार E1 हमें दे रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. J4 मतलब कि देखिए यहाँ पे जो J की वैल्यू होगी वो आपकी 4 प्लस वन डिवाइडेड बाई J आपका 1 प्लस वन इंटू E1 कितना हो जाएगा मेरे पास ये 20 अपॉन में 2 इंटू कितना 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है तो ये आपका 10 बस इसका आंसर आ जाएगा. मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो गेट में आपको पता है ये NAT वाला है, डिजिट वाला क्वेश्चन है ये. या फिर इसको आप 10 E1 भी बोल सकते हैं. जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है. देखिए ये जैसे आपका ना ये E4 आ रहा है तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 E1 है. ठीक है तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है वो आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कितना टाइम्स है, इज 10 टाइम्स ऑफ. ठीक है आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. देखिए ये आपका क्वेश्चन है एक, यूजिंग हुन्स रूल द टोटल एंगुलर मोमेंटम. कल हमने बात करी थी गाइस, यहाँ पे बताया था किस तरीके से आपका हुन्स रूल यूज किया जाता है. हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हमें ये चीज हमेशा फॉलो करनी है गाइस यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू. वैसे हुन्स के काफ़ी सारे रूल है लेकिन हमारे लिए जो हुन का ना थर्ड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हम यूज़ करते हैं. वो क्या बोलता है गैस, देखिए नोट कर लीजिए अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कल भी नहीं ध्यान दिया. देखिए शॉर्टकट में लिख लीजिए, इफ एन आउटर मोस्ट, ठीक है, जो आपका लास्ट ऑर्बिट होता है जिसमें कि अनपेयर्ड आपके इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है, ऐसा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें है. इफ एन आउटर मोस्ट सब सेल इज हाफ फिल्ड, मतलब कि
अगर मेरे पास डी वाला सबसेल चल रहा है, अगर वो 5 होता है या फिर 5 से कम होता है तो आपको एक ही रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, यहां पे क्या है, इफ द सबसेल इज हाफ फिल्ड या फिर लेस, हाफ आधा भरा रहे या फिर उससे कम रहे, द लेबल with the lowest value of the total angular momentum ठीक है, कितना हो जाता है आपका, J इज इक्वल टू L माइनस एस हो जाता है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला पोर्शन। दूसरा पार्ट क्या है इसका, देखिए फर्स्ट पार्ट, अब सेकेंड पार्ट भी इसमें बना लेते हैं। अब ये है कि जब आधे से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड हैज द, इसके पास लोएस्ट एनर्जी भी होगा गैस, क्योंकि जे की वैल्यू अगर कम हो तो सिंपल सी बात है एनर्जी भी कम ही होती है, ठीक है। अब क्या है, इफ द आउटर मोस्ट सेल सब सेल इज मोर देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड में कवर कर चुका हूं ना, हाफ फील्ड और उससे कम मैं इसमें फर्स्ट वाले रूल में जे इज इक्वल टू एल माइनस एस में कवर कर चुका हूं। तो अब मैं 6 देखता हूं, 7 8 9, अगर इतना तक होता है मेरे पास तो ये मेरा रूल काम करेगा, मोर देन हाफ फील्ड द लेवल विद द हाइएस्ट एनर्जी। इज इक्वल टू, नहीं इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, इसमें भी लोएस्ट एनर्जी ही होगा गाइस, ठीक है ना, मतलब जो जे की वैल्यू होगी एल प्लस एस, उसके पास लो हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट एनर्जी किसी के पास भी नहीं होती है। इसमें जे इज एल माइनस होना जो लेवल हो तो उसमें भी लोएस्ट एनर्जी होती है, इसमें भी आपका लोएस्ट एनर्जी ही होता है गाइस, हैज द लोएस्ट एनर्जी। ये वाला हमने बताया था आपको, कुछ भी कर लीजिए इसमें हाईएस्ट नहीं हो सकता, बस ये लेवल आपका हाईएस्ट हो सकता है लेकिन एनर्जी उनमें कम ही रहने वाली है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपका सबसेल ही नहीं कंप्लीट है, मतलब जो आउटर मोस्ट सबसेल है वो कंप्लीट ही नहीं है, तो वहां पे एनर्जी तो कम ही तो होगी, वहां पे ज्यादा तो हो नहीं सकती। आप ये एक रीजन लॉजिक यूज कर सकते हैं ये वाला उसके लिए, ठीक है। तो यही हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन एटम है तो पहले तो इसका हमें कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं। अगर इसका नाइट्रोजन का बात करा जाए ना, कितना होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एन इज इक्वल टू 7 है आपके पास, ठीक है। तो कितना हो जाता है इसका कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है। कितना 7 है गैस यहाँ पे, 2p3, ऐसा चल रहा है क्या, ठीक है। तो एक काम करते हैं गैस, यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 7 के लिए जो देख रहे हो आपका लास्ट वाला क्या है, ये हाफ हाफ फील्ड है। मैंने बोला ना कि जब आपका आधा भरा रहे तो आप जानते हो ना कि पी वाले में 6 आपके मैक्सिमम हो सकते हैं गैस, तो हम इधर तो बात करेंगे नहीं। अब 6 बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना, 3 इसमें खाने आप डिवाइड कर सकते हैं, पॉसिबल है यही। तो 3 है तो बस इसका अपर वाला पहले भरेंगे। तो यहीं से अपना सबसे पहले क्या करते हैं गैस, यहाँ पे 3 अगर है तो मेरे पास ये जो ml है, तो जैसे p स्टेट है तो वैसे ही आपको पता चल चुका है l इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ml की जो वैल्यू होगी वो आपकी एक +1 और एक आपकी -1 ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो l है वो तो आप समेशन ऑफ ml करोगे तो वो तो 0 ही आना है कैसे भी करके, तो इसमें हमें कुछ नहीं मिला मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमें कुछ पता नहीं चलने वाला, l इज इक्वल 0 हो गया आपका। उसके बाद अब देखते हैं l इज इक्वल 0 तो हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए ऐसा वाला देख लेते हैं यहाँ पे, वैसे अपर दोनों हैं तो ये भी 1/2
स्पिन है, ठीक है ना, ms आपका 1/2 -1/2, तो 1/2 किसके लिए होता है? +1/2 अपर वाले स्पिन के लिए होता है, और डाउनवर्ड स्पिन के लिए आपका कितना होता है? -1/2। तो मेरे पास बस अपर वाला है, आगे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मेरे पास इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ पे s भी निकाल लेता हूं, समेशन ऑफ, तो 1/2 प्लस 3/2 हो गया गैस। और देखिए जो हमारे पास रूल है ना, अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल अगर देखा जाए तो ये आपका L माइनस एस हमें यूज करना पड़ेगा, और मॉड भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। J इज इक्वल टू L माइनस एस, तो L आपका 0 है माइनस, तो फाइनल आपका 3/2 आ रहा है गैस। ऐसा है क्या? सेटिस्फाइड? तो ये आपका 3/2, आप इसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपसे पूछ दूं तो भी आप कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल कितना हो जाएगा? 2s+1, जो आपका ये L J, तो 2s+1 आप s की जगह पे जानते हैं ना कितना आ जाएगा कैसे? यहाँ पे ये 4 आ जाता है, L की जगह पे आपके पास 0 है, तो यहाँ पे s हम यूज करने वाले हैं सब सेल। उसके बाद J आपका 3/2 है गैस, तो यहाँ पे आपका 4s 3/2। ये चीज भी आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। अभी नहीं पूछा जा रहा तो नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, वैसे आप कंसिडर करके ही चलिए, क्योंकि अब इतना आसान नहीं पूछा जाने वाला। ये J तक बस आपसे नहीं निपटाया जाएगा, आपको यहां तक पूछा जाएगा। क्वेश्चन है ऐसे, आगे है ना क्वेश्चन सॉल्व करना किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम चीज है, बस बढ़ा देना है। एक स्टेप बस आपका बढ़ जाएगा। वो कैसे? ऑक्सीजन एटम है ना, तो Z इज इक्वल टू इसका 8 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2p4। इसमें क्या है गाइस? मोर देन हाफ फील्ड है, तो यहां पे J इज इक्वल टू L+S काम कर रहा होगा, और इसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना पहले तो ये बना लेते हैं 1 2। तो पहले आपका क्या करते हैं? फिलअप करते हैं अपर वाले, ये हो गया पहले। उसके बाद पेयरिंग करनी शुरू कर, एक है अभी इलेक्ट्रॉन, तो आपका अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब हो गया ना। अब एक काम कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करते हैं यहाँ पे देखिए, तो इससे तो आपको sp, तो L इज इक्वल टू तो 1 आपको मिल रहा है ना, ऐसा है क्या? मतलब ये वाला L आपका ये 1 है, अब इसकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये L इज इक्वल 1 से हमें क्या पता चलेगा अपना? ml -1 0 +1, ऐसा है हमारे पास। ऐसा है ना? ml मान लीजिए मैं जान चुका हूँ गाइस, अब इसको सेटअप करते हैं। वैसे +1, ठीक है, ये आपका +1 0 -1। वैसे इसमें दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं गैस यहाँ पे, तो आपका अगर L निकाला जाए समेशन ऑफ ml, ठीक है ना, तो आपका ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L आपके 2 हो जाएंगे, प्लस 0 -1, तो यहाँ पे L आपका 1 आने वाला है गैस। अब उसके बाद अगर S की बात करते हैं, तो ये वाला देखिए, इसमें एक आपका +1/2 भी है और एक आपका -1/2 भी है, तो ये तो समझिए आपका ये जो स्पिन इसका 0 हो चुका है, इस वाले का यहाँ पे 0, ये आपका 1/2, ये आपका 1/2, ऐसा है ना। तो यहां से अगर हम S निकालने चलते हैं, तो आप ms कर दीजिए इसको, कितना? 1/2 प्लस ये 1 आ रहा है, तो L भी आपका 1 है, S भी आपका 1 है गाइस यहाँ पे। और इसमें जो आपका स्टेट था वो क्या था? आपका हाफ फील्ड था, मोर देन हाफ फील्ड। एंड इफ द आउटर मोस्ट सेल
मोर देन हाफ फिल्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे J इज इक्वल एल प्लस एस, हम ऐसा करने वाले हैं गैस। तो L भी आपको पता है, S भी आपको पता है गैस, तो ज़्यादा कुछ तो झंझट यहाँ पे होगी नहीं। 1+1, तो J तो आपको 2 मिल गया है। तो देखो J आपका 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं है, ये वाला 2 दिख रहा है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल, इसी दोनों में से B और D में से कोई हो सकता है गैस। अब एक काम करते हैं, हमारे पास S इज इक्वल टू 1 है, तो आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगा 2s+1 Lg, ऐसा है ना। तो 2s+1 अगर 1 रखेंगे तो ये आपका 3, L आपका अगर 1 है तो ये P 3p2, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है समझ में? इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मंडे को मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ।